हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो है हम लोग बात करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स में उसके नेक्स्ट डिजीज के बारे में जो कि हम पढ़ रहे थे। इसी के सीरीज में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। सामने सिलेबस फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो कि आप आई होप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है आपके सिलेबस में। तो इसमें जो है हम लोग बात कर रहे थे, सारी चीजें मैंने खत्म कर दी एक एक करके आपके टॉपिक, जिसमें कि थेरेपेटिक्स, डिफिनीशन, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें कि हमने आपको गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स में जीआरडी, पेप्टिक अल्सर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट जो आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि पीसीआई के सिलेबस में दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग इसको आज पढ़ेंगे और इसमें बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सभी जानते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम सभी ने पढ़ा भी है एचएपी में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ के ही उसको आ रहे होंगे, जिसमें कि आपने जो है पढ़ा होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, जीआई ट्रैक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने रखा होगा, जो कि माउथ से एनस तक फैला होता है, जहां पे हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है वो धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो है वो धीरे धीरे वो पचता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा। अब उसी को जो है यदि आप एनाटॉमी नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर जाके एनाटॉमी जरूर देख लीजिएगा, और यदि पढ़े हुए हैं तो आपको ये जरूर ना कहीं समझ में तुरंत आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लामेटरी, मतलब कि कोई चीज नाम ही बता रहा है कि कोई चीज इन्फ्लामेशन होने वाला है, और कहां पर, बाउल में। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में ही जो है बाउल में इन्फ्लामेशन कुछ होने वाला है, जिसके कारण वो डिजीज हो जा रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया किसके नाम से, कि आईबीडी, इसके शॉर्ट में आईबीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको आईबीडी के नाम से ये जाना जाता है कि आईबीडी इसको मतलब कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। अब इसमें है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी इज ए डिजीज ऑफ द लोअर जीआई ट्रैक्ट। ये कहां पर होता है दोस्तों? लोअर जीआई ट्रैक्ट में। हम सभी जानते हैं कि माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे पार्टों में जो है जीआई ट्रैक्ट बटा होता है। तो ये कहां पे हो रहा है? लोअर साइड में हो रहा है, अपर साइड में नहीं हो रहा है, लोअर साइड में, आइसोफेगस में नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन के साइड वाले भाग में हो रहा है। ठीक है, तो लोअर जीआई ट्रैक्ट में हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होना जीआई ट्रैक्ट में और उसको डैमेज करना। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है बच्चों, नाम ही खतरनाक नहीं है, बहुत ही काम भी खतरनाक इसके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। द जीआई ट्रैक्ट इज द सीरीज ऑफ होलो ऑर्गन, मतलब खाली ऑर्गन, ज्वाइन इन लॉन्ग ट्विस्टिंग टू फॉर्म ऑफ द माउथ टू एनस। जीआई ट्रैक्ट हमने बताया कि होलो ऑर्गन होते हैं जो कि माउथ से एनस तक फैले होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, द हेलो ऑर्गन दैट मेक अप द जीआई ट्रैक्ट आर द माउथ, आइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो हेलो ऑर्गन में क्या आएगा? माउथ आएगा, आइसोफेगस आएगा, स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और एनस तक फैला होगा। तो यही हमारा बच्चों जो होता है जीआई ट्रैक्ट होता है, जो कि हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, द लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जो कि इससे अटैच होते हैं, लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। ठीक है, आईबीडी जो होता है मतलब कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो होता है, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्रोन डिजीज। ठीक है, और दूसरे को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के, जो कि हम सभी इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन रिजल्ट इन द डैमेज टू द जीआई ट्रैक्ट। लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होना, इसके कारण जो है जीआई ट्रैक्ट जो है डैमेज हो जाती है, और इससे क्या होगा? सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यही दोनों, या तो क्रोन डिजीज होगा या उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला बात है क्रोन डिजीज के बारे में, जो कि आईबीडी का पार्ट है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है इफ कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विच कैन लीड टू द एब्डोमिनल पेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो और एब्डोमिनल पेन कॉज करे, सीवियर डायरिया कॉज करे, थकान महसूस करे, फैटिग्यू करे, वेट लॉस करे और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम डाले, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ना हो, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है क्रोन डिजीज के पार्ट हो सकते हैं।
इन्फ्लामेशन कॉजेज बाय द क्रोन डिजीज कैन बी इन्वॉल्व डिफरेंट एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिफरेंट पीपुल। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, यहां पर एक फिगर के द्वारा मैंने बनाया है मेहनत करके, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए आपको जो है एक स्टमक दिख रहा होगा, जो कि इसके ऊपर क्या होगा, आइसोफेगस होगा। ठीक है, तो ये हमें वो वाला पार्ट नहीं बनाया हूं, स्टमक बना के दिखा दिया हूं। स्टमक होगा, स्टमक में बात जो है ये जाएगा, ये जो है पूरी जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, फिर आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगी। तो ये चीज आपको बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, डुडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, तो 3 पार्ट उसके भी होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन होगा, जिसमें सीकम, कोलम और इलियम। तो देखिए कोलम के भी 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स कोलम, असेंडिंग कोलम, डिसेंडिंग कोलम। ठीक है, आई होप आपको समझ रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बताया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बताया कि ट्रांसवर्स उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो कोलम में ही जो है ट्रांस कोलम, असेंडिंग कोलम और डिसेंडिंग कोलम, इसके पार्ट्स मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग कोलम में आप देख रहे हैं रेड रेड, तो ये जो है इसमें आईबीडी है, ट्रांसवर्स कोलम में देख रहे हैं आईबीडी है, और डिसेंडिंग कोलम भी आ रहा है। तो ये जो है क्रोन डिजीज है। ठीक है, जो कि आपको देख रहे हो लगातार नहीं फैला हुआ, रुक रुक के यहाँ पे कुछ फैला है, कुछ यहाँ पे फैला हुआ है, कुछ यहाँ पर हुआ है इन्फ्लेमेशन, तो इसको क्रोन डिजीज में डालेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक फिगर बनाया है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे क्रोन डिजीज वाले है इंटेस्टाइन है। स्मॉल में देखो नॉर्मल इंटेस्टाइन सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एरिया है, कितना अच्छा दिख रहा है, जो कि हमारा जो है डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यदि उस बंदे को क्रोन डिजीज हो जाए तो क्या होगा, क्रोन डिजीज हो जाएगा तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी हम दिखाते हैं। यहां पे देखो, यहाँ पे बीच में कुछ दिक्कत तो दिख नहीं रही थी हमको, पर यहां पर देखो तो उसको है गोबलेस स्टोन। गोबले स्टोन मतलब होता है उभरा उभरा दाने के समान। ठीक है, ठीक है, इंटेस्टाइन का सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो गोबले स्टोन हो जाएगी उसको, तो गोबले स्टोन लाइक इंटेस्टाइनल सरफेस। ठीक है, तो उभरा उभरा जो है दाने के समान ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि बहुत ही घातक होगा। फिर क्या आएगा, यहीं पे फिशर बन जाएगा, एक फिशर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा, इसकी वाल जो थी ये नॉर्मल वाल थी, यहां पे बच्चों दिखा देता हूं, नॉर्मल वाल थी, ये थिक वाल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाल जो है इसकी मोटी मोटी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कोई भी चीज दिखने था, सब बराबर थे। यहाँ पे देखो बच्चों, फैट का जो है ना रैपिंग हो जाएगी। ठीक है, रोलिंग हो जाएगी, देखो यहाँ पे फैट जमा हो गई है बहुत सारी। तो ये जो इन्फ्लामेशन है एक तरह का, जो कि क्रोन डिजीज में आपको दिखता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको फिगर को आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छा फिगर है। अब देखिए, कैन अफेक्टेड एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, कहीं भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द लोअर डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है वहां पर ये होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ्टन इट अफेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलन। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखने की जरूरत है। फिर है डैमेज एरिया अपीयरिंग इन द पैचेस। पैचेस के रूप में होता है। पैचेस मतलब कि क्या होता है बच्चों, कि मान लो ये रास्ता है, ठीक है, और हमको ना इसको सजाना है। ठीक है, तो पैचेस के रूप में क्या है, हम कुछ इस एरिया को सजाएंगे। ठीक है, कुछ इस एरिया को सजाएंगे, कुछ इस एरिया को सजा देंगे, और कुछ इस एरिया को सजाएंगे। तो पैचेस के समान समझा रहे हैं, लगातार हम इसको नहीं सजा रहे हैं कि पूरा एरिया हम सजा दें कि मंत्री जी आने वाले हैं और इनकी पूरी गाड़ी जाएगी, नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके सजाए। तो पैचेस के फॉर्म होता है, थोड़ी जगह पे हुआ, फिर कुछ थोड़ी जगह पे हुआ, फिर कुछ थोड़ी जगह पे हुआ। ठीक है, फिर है इन्फ्लेमेशन में बी रीच थ्रू द मल्टीपल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये आप जान लीजिए। क्रोन डिजीज या इसको हम लोग रीजनल इंटराइटिस भी कहते हैं। इट इज द आइडियोपैथिक क्रोनिक अल्सरेटिव आईबीडी है। ठीक है, इट इज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट में बी द इन्वॉल्व। ठीक है, ये चीज है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो क्रोन डिजीज टाइप्स। क्रोन डिजीज की टाइप्स क्या होते हैं, इलियोकोलाइटिस कहो। ठीक है, या तो इसको इलियम और कोलम वाले पार्ट में होंगे, जहां पर आइटिस मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेशन। याद रखना, आइटिस जहां पे वर्ड आएगा उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहां पर क्या है, इलियम और कोलम वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसको अब याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट क्या है, पहला था एलियोकोलाइटिस, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूजनम के पार्ट होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पैचेस ग्रुप में यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर होगा। यहाँ 40% पार्ट जो होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें 30 से 40% पार्ट जो होता है इस क्रोन डिजीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे दिया गया है आपको बच्चों। अब देखो क्रोन, यहाँ पे क्रोन कोलाइटिस मतलब कोलाइटिस कोलन वाला पार्ट जो है इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां पे इन्फ्लामेशन होगा। देखो यहाँ पर है ट्रांसफर कोलन है, यहाँ पर असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो है फैला हुआ 20% पार्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और इसमें जो है पेरी एनल क्रोन्स, पेरी एनल क्रोन में जो है एनल वाला जो पार्ट होता है, एनस वाला जो पार्ट होता है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि 10% से कम होता है। तो यही इसके पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने पढ़ा एलियोकोलाइटिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रोन कोलाइटिस और पेरी एनल क्रोन। ये फिगर आप जरूर बनाइएगा, फिगर जो है आपकी कॉपी भरने में काम भी आएगा और आपको समझने में भी काम आएगा यदि आप कहीं भी देखते हैं तो। अब नेक्स्ट बच्चों आता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस? जो होता है इसका सेकंड पार्ट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लास्टिंग इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। और फिर इसमें सोर या अल्सर इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, क्या इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। यहां पे आपको देखने को अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको फिगर के माध्यम से इसको भी समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिगर प्यारा सा, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्मल कोलन है और ये जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला कोलन है। इसमें क्या दिख रहा है हमको, तो इसमें देखिए नॉर्मल कोलन देखिए एकदम बढ़िया है, कुछ जिसमें दिक्कत नहीं है, फिगर आप देख सकते हैं बना। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सरेटेड सरफेस बन गया है। देखो यहाँ पे अल्सरेटेड सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल सरफेस नहीं दिख रहा है, अल्सरेटेड सरफेस दिख रहा है। तो ये देखिए यहां बन गया, यहां बन गया, रेड रेड वाले सारे जो हैं अल्सरेटेड सरफेस आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए आईबीडी दैट कॉजेज लास्टिंग इन्फ्लामेशन, लास्टिंग, और अल्सर इज आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अल्सर इसमें बन जाता है, नाम से पता चला अल्सर का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अफेक्ट इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है, जिसमें कोलम और रेक्टम मेन होता है। और सिम्टम यूजुअली डेवलप ओवर ए टाइम, बहुत समय बाद, और रेदर देन द सडनली ये सिम्टम नहीं दिखते हैं, बहुत लंबे समय तक 5 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं, तब ये सिम्टम दिखने को मिलते हैं जिसमें अल्सर बन जाता है। फिर ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड द रेक्टम, डैमेज एरिया ऑफ कंटिन्यू। इसमें जो डैमेज एरिया होता है पैचेस के रूप में नहीं होता, लगातार नहीं होता, याद रखना, लगातार मतलब पैचेस के रूप में नहीं होता। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ लगातार होता है, यहाँ पे लगातार पैचेस मतलब डैमेज एरिया दिखते हैं, ठीक है। नॉट पैची, यूजली स्टार्टिंग एट द रेक्टम एंड द स्प्रेड फर्दर टू द रेक्टम, और से समझ लो कोलम से रेक्टम तक फैला होता है। तो ये जो है इसमें एरिया देखने को मिलता है। ये चीज याद रखना, डिफरेंशिएट। तो यहाँ याद रखना कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं और क्रोन जो आईबीडी होते हैं, इन दोनों में अंतर यही होता है कि इसमें पैचेस जो होते हैं दिखते हैं, इसमें पैचेस नहीं दिखते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूअस जो होती है डैमेजिंग पाई जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट ओनली इन द, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द कोलन। एक ही चीज को 10 बार बोल रहा है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे है प्रोक्टाइटिस, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है वो जो है आपको दिख रहा होगा, जहां पर जो है कंटिन्यूअस जो है 40 से 50% जो है डैमेजिंग होती है, जहां पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस दिखते हैं, जिसको हम लोग प्रोक्टाइटिस भी कहते हैं। लेफ्ट साइड कोलाइटिस में क्या होता है, कोलाइटिस वाला पार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें देखिए कंटिन्यूअस जो है इसका जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि 30 से 40% का होता है। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, पैचेस की फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। एक्सटेंसिव कोलाइटिस अप टू द पेन कोलाइटिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए डायरेक्ट कोलन से ट्रांसफर कोलन से होते हुए पूरा रेक्टम वाला पार्ट जो है इन्वॉल्वमेंट है, और 20% तक जो है ये पाया जाता है। तो ये दोस्तों रहा आपका इसमें, जिसमें सारा चीज आपको मैंने कवर कर दिया, उसके टाइप्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के कवर कर दिए। अब बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द आइडियोपैथिक फॉर्म ऑफ द एक्यूट एंड क्रोनिक अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन कोलाइटिस अफेक्ट द चीफली इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों की जो
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, ये सारी सरोसा, ये सारी लेयर्स के बारे में हमने पढ़ाया है। तो उसमें जो है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द रेक्टम एंड डिसेंडिंग कोलर थ्रू आउट द सम टाइम ऑफ द इफेक्ट होती हैं, ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। बात करें तो ईटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, तो इसकी एग्जैक्ट जो है ईटियोपैथोजेनेसिस आईबीडी की नहीं पता है, पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है तब भी इसकी खोज की और इसको निकाला कि आखिर ये क्या कारण हो सकते हैं कि आईबीडी होने के, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आईबीडी इज द रिजल्ट ऑफ द डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। आईबीडी जो है डिफेक्टिव जो इम्यून सिस्टम हो सकता है उसके द्वारा ये होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ए प्रॉपरली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम अटैक फॉरेन ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया टू द प्रोटेक्ट द बॉडी। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जो फॉरेनर जो कोई भी एंटीजन होता है और बॉडी में एंटर करता है उसको किल आउट करने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा रोल आउट होता है। अब देखिए, आईबीडी के चांसेस के बारे में बात कर ले तो यहां पर एक जो है आपको एक फिगर दिया गया है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा फ्लो चार्ट के रूप में। आईबीडी जो होता है जेनेटिक जो है ससेप्टिबिलिटी के कारण हो सकता है, या कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोब जो बायोटिया होते हैं उनके द्वारा हो सकता है, ठीक है, या म्यूकस सिस्टम इम्यून रिस्पांस के द्वारा हो सकता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे डाइट, स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा ओवर यूज, ये सारे जो होते हैं आईबीडी कॉज करने के कारण हो सकते हैं। ये सब चीजें हो सकता है। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपका पैथोफिजियोलॉजी जो है आपकी यहां पर दी गई है, क्या जिसको ट्रिगर करते हैं और आईबीडी होने के चांसेस होते हैं, जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट रूप में दिया गया है। और आई होप आप फिगर के रूप में जो है अपने एग्जाम में यही बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रिगरिंग इवेंट जो है, जो कि ये जो हमने बताया कि ट्रिगरिंग इवेंट जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या करेंगे, दिस रेगुलेट द इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन द जेनेटिकली ससेप्टिबिलिटी पर्सन, ठीक है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को जो होते हैं एक्टिवेट कर देते हैं और क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जो जेनेटिकली जो ससेप्टिबल पर्सन होते हैं, ठीक है। इतना बात समझिएगा मेरी बात, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, उनमें डिफेक्ट आ जाता है और ये जो है आईबीडी कॉज करता है। अब देखिए क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा इम्यून रिस्पॉन्स का। इससे क्या होगा, इंफ्लामेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होंगे जैसे कि अल्फा, TNF अल्फा, ठीक है, प्रोली इंफ्लामेटरी इंटरल्यूकिन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। अल्फा, TNF अल्फा, जैसे अल्फा में TNF अल्फा, प्रो इंफ्लामेटरी इंटरल्यूकिन, ये सारी चीजें इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, TNF अल्फा में आएगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, काफी है, ठीक है। अब क्या होगा, रिलीज ऑफ द इंफ्लामेटरी मीडिएटर, जो कि ये है, मेरी बात समझिएगा, जो कि ये है, फिर से बात समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, म्यूकस ब्रेक डाउन एंड जो म्यूकस जो हो गिलेयर होगी उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि हम आपको पढ़ाए हैं, और कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द ल्यूमेन डायट्री और बैक्टीरिया एंटीजन के संपर्क में डायरेक्ट हो जाएगा ब्रेक डाउन होने से म्यूकस। इससे क्या होगा, इंपियर हैंडलिंग ऑफ माइक्रोबियल एंटीजन बाय द इम्यून सिस्टम, और इससे इन्फ्लेमेशन होगा और ये आईबीडी कॉज करने का कारण बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो आईबीडी, जिसके आपको अंदर ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया, फीवर एंड फैटिगू, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैपिंग, ब्लड इन योर स्टूल, रिड्यूस एपेटाइटिस और अनइंटेंडेड वेट लॉस, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बात करें बच्चों मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आईबीडी से रिलेटेड मैनेजमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। दिस इज ए नो स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, बट कोई स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट पेशेंट में बी अवॉइड एनी फूड इन द पेशेंट टू अनकंफर्टेबली, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, तब भी ऐसे फूड से बचनी चाहिए जो अनइंटेंशनली जो है आपको एलर्जी कॉज कर रहे हो, इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करने का काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरे कारण हो रहे हो। फार्माकोलॉजी की बात करने तो फार्माकोलॉजी में आएगा माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि पर्सन को है तो उसमें कौन कौन से ड्रग चलेंगे, ये डिस्टल या लेफ्ट कोलोनिक एनवायरमेंट है तो, ठीक है। तो इसमें बात करने डायग्नोसिस के बाद ये पता चलेगा कि इसको माइल्ड से मॉडरेट एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। उसके बाद जो है कौन कौन सी दवाई चलाई जाती हैं।
टेबलेट सल्फासालाजिन, ठीक है, सल्फासालाजिन जो कि 1 ग्राम 3 से 4 टाइम्स अ डे चलती है, या फिर जो है मिसालाजिन 800 mg में आती है जो 3 से 4 टाइम्स पर डे के हिसाब चलाई जाती है, या फिर जो है ओलसालाजिन जो होती है 1 से 3 ग्राम पर डे जो है, इसको डिवाइड डोज अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ये जो है चलाई जाती है। उसकी बात करें बच्चों तो इसमें जो है अब कौन कौन से हैं, तो यदि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो सेकेंड जो ड्रग चलाई जाती है, उन तीनों ड्रग के बारे में बताया, ओसालाजिन, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है तीनों ड्रग में से कोई एक जो है बहुत सुटेबल चलाई जाती हैं। उसके बाद उसको एक स्टेरॉइड भी चलाई जाती है जो प्रेडनिसोलोन होती है फास्फेट, जो कि 20 mg इन 100 ml सलाइन में जो है 1 से 2 टाइम्स पर डे दी जाती है, या हाइड्रोकॉर्टिसोन एनेमा 100 से 125 mg 100 ml सलाइन के साथ 1 से 2 टाइम दी जाती है, या फिर इफ डिजीज लिमिटेड टू द रेक्टम तो हाइड्रोकॉर्टिसोन फोम 125 mg 1 से 2 टाइम जो है पर डे दी जाती है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ये जो है प्रिस्क्राइब की जाती है अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन। उसके बाद जाते हैं मॉडरेट टू सीवियर या एक्सटेंसिव एक्यूट डिजीज यदि है तो उसको जो है ये स्टार्ट फर्स्ट वाला जो था हमने जो चला रहे थे ये सारी चीजें जैसे कि सल्फासालाजिन, मिसालाजिन, ओसालाजिन, ये सारी चीजें जो है चलेंगी। उसके बाद सेकंड जो है यदि मॉडरेट टू सीवियर की ओर चला गया है उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस तो उसको फिर प्रेडनिसोलोन 20 से 60 mg पर डे इन ए सिंगल या डिवाइडेड डोज जो है चलाई जाती है। और फिर जो है फॉलो अप द सिम्टम डू नॉट इंप्रूव और रॉस, तब उस पेशेंट को कहते हैं भैया तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे भर्ती हो जाओ, ठीक है, वहां पे अपना ट्रीटमेंट दो। थर्ड नंबर पे आता है एक्यूट सीवियर डिजीज विद सिस्टमेटिक सिम्टम, हॉस्पिटलाइजेशन अंडर द केयर ऑफ स्पेशलिस्ट, तब उस क्या चलाई जाती है यदि इसके स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो क्या चलाता है, कैसे चलाते हैं इसकी हम बात कर ले तो उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg IV 4 टाइम्स पर डे के हिसाब से चलाई जाती है, या डेक्सामेथासोन 4 mg IV 3 से 4 टाइम्स पर डे इसके हिसाब से चलाई जाती हैं। ये पेशेंट शुड बी केप्ट नील बाई माउथ एंड शुड बी द गिवन एडिक्वेट IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यदि पेशेंट जो है माउथ के थ्रू नहीं ले रहा है कुछ भी तब ये चलाई जाती है कंडीशन के हिसाब से। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है यदि ब्लड ज्यादा लॉस हो चुका है उस पेशेंट को, तो ये सारी चीजें चलाई जाती हैं। तो हमने ये सब पढ़ा आज के समय कि आज के दिन जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता क्या है, ये हम लोगों ने एक बार देख लिया। उसके बाद क्रोन डिजीज के बारे में जा रहा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जा रहा, उसके टाइप्स के बारे में जा रहा, ये फिगर के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद जो है ये सारी चीजें देखा कि ट्रिगर कैसे करता है, कैसे जो है इम्यून सिस्टम को जो है डिफेक्ट करता है, उसका इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, ये सारे बारे में हम लोग डिस्कशन किया। फिर साइन और सिम्टम्स के बारे में देखा कि उस पर्सन को क्या क्या साइन सिम्टम देखे जा सकते हैं यदि प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो। और उसके बाद जो है यही डायग्नोसिस होती है तो क्या मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से दवा जो है चलाई जाती है हॉस्पिटल के अंदर, ये सारी चीजों के बारे में हमने जो है डिटेल में यहाँ पे डिटेल में आपके को बताया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जरूर मैं इसका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।